अमेरिका और चीन के रोवर मंगल पर जीवन की खोज कर रहे हैं। भारत का मंगलयान भी मंगल की कक्षा में चक्कर काट रहा है। इसरो वीनस पर भी शुक्रयान भेजने का प्लान बना रहा है। लेकिन क्यों? भारत ही नहीं, दुनिया के हर देश के सामने अलग अलग समस्याएं हैं। कहीं गरीबी ज्यादा है तो कहीं हिंसा। और इस वक्त तो कोरोना की महामारी से दुनिया का कोई भी कोना अनछुआ नहीं रह गया है। तो ऐसे में इतना सारा बजट, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स और दूसरे संसाधन धरती पर जीवन बेहतर बनाने और यहाँ की मुश्किलें हल करने की जगह दूसरे ग्रहों पर जीवन खोजने में लगाने का क्या फायदा है? 15 साल से प्रदूषण से जुड़े मुद्दों पर रिसर्च कर रहे सऊदी अरब की किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में साइंटिस्ट डॉक्टर रामकरण शर्मा बताते हैं कि हमारी धरती आज जैसी है हमेशा से वैसी नहीं थी। ऐसा भी एक वक्त था जब यहाँ जीवन का नामो निशान नहीं था। हम जब मंगल या शुक्र जैसे अपने साथियों को देखते हैं तो उन्हें हम अपने भी अतीत और भविष्य दोनों का आईना समझ सकते हैं। करीब 4.5 अरब साल पीछे जाएं तो सभी का एक सा इतिहास दिखेगा। सभी एक जैसे गैस और धूल के गुबार से जन्मे थे और एक ही सूरज के चक्कर काटने लगे। अंतर यहाँ पैदा हुआ कि जलवायु त्रासदियों के बाद सिर्फ धरती के पास पानी रह गया और बाकी सभी वीरान हो गए। शुक्र उबलने लगा और मंगल जमने लगा। एक वक्त था जब हिमयुग में धरती भी शायद मंगल की तरह बर्फीली थी और अगर हम समय रहते नहीं सुधरे तो क्या पता कभी ग्रीन हाउस गैसें हमें शुक्र की तरह तपाने लगे। इस तरह दूसरे ग्रहों के हालात, उनके इतिहास, उनके वायुमंडल, जमीन के नीचे उनकी केमिस्ट्री के बारे में जानकर हम अपने खुद के वायुमंडल, पर्यावरण और जलवायु के भविष्य को समझ सकते हैं। आखिरकार फिजिक्स के एक जैसे सिद्धांत इन सभी ग्रहों को चलाते हैं। इन ग्रहों से मिला डेटा हमें बताता है कि जलवायु का कायम रहना किसी भी तरह से हल्के में नहीं लिया जा सकता है। क्या पता हमें भी अंतरिक्ष में घूम रहे किसी अनदेखे खतरे का सामना करना पड़े। ब्रह्मांड या कम से कम हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रहों को स्टडी करना ऐसा है जैसे इतिहास के पन्ने पलटना या आने वाले कल में झांकना। इससे हमें ये समझने का मौका मिलता है कि धरती के सामने अपना अस्तित्व बचाने के लिए क्या चुनौतियां आ सकती हैं और उनका सामना जरूरत पड़ने पर हम कैसे करेंगे। बावजूद इस सब के अगर कोई ऐसी घटना घटती है जिससे जीवन पर खतरा बनाता है या कोई ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे हम खुद को बचा नहीं पाते तो हम क्या करेंगे? क्या जीवन वहीं खत्म हो जाएगा? क्या इतने सालों, दशकों, सदियों का इतिहास और सभ्यता जीवन के साथ वहीं खत्म हो जाएगी? दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर और एनवायरमेंटल साइंटिस्ट डॉक्टर गौरव कुमार का कहना है कि हमें सब कुछ धरती के इकोसिस्टम से मिलता है। कई वैज्ञानिक और रिसर्चर ये मानते हैं कि अमेरिकी स्टैंडर्ड से देखा जाए तो धरती आज सिर्फ आबादी के 5वें हिस्से का ही बोझ उठाने में सक्षम है। इसलिए धरती पर जीवन को बचाने के लिए पहले इकोसिस्टम को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर बढ़ती आबादी को बांटा जा सके तो धरती का भार कम होगा और इसलिए दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना तलाशना एक लॉन्ग टर्म जरूरत हो सकता है। डॉक्टर रामकरण भी इस बारे में चेतावनी देते हैं कि दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश के साथ साथ हमें तेजी से न सिर्फ खतरे में पड़ती मौजूदा जैव विविधता को बचाना होगा बल्कि अपनी मानसिकता को भी बदलना होगा, जिसकी वजह से आज हम इस संकट के दौर से गुजर रहे हैं। खाद्य श्रृंखला में बदलाव आने से इकोसिस्टम का बैलेंस तेजी से बिगड़ता है और इंसान इसे गंभीरता से नहीं लेता। ऐसे में दूसरे विकल्प तलाशना जरूरी हो जाता है। यही नहीं, एस्टेरॉइड गिरने जैसी विनाशकारी घटना से बचने के लिए भी हमें स्पेस पर नजर रखनी ही होती है ताकि आने वाले खतरे से हम आगाह हो सकें। डॉक्टर रामकरण का कहना है कि आज भले ही हमें स्पेस एक्सप्लोरेशन बेफिजूल का खर्च लगता हो, सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान बाद के समय में मिलने वाले नतीजों को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है। समाज की बेहतरी मेहनत, रिसर्च, डेवलपमेंट से होती है और उसका फल सालों, दशकों और पीढ़ियों बाद समझ आता है। डॉक्टर गौरव मानते हैं कि दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश जरूरी है, लेकिन ये किसी देश की अर्थव्यवस्था
और इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करता है कि वह इसमें कितना निवेश करता है। यकीनन जीवन की खोज के साथ साथ अभी जो जीवन है उसे संभाल कर रखना भी बेहद जरूरी है। डॉक्टर रामकरण के मुताबिक भारत के पास ऐसी बुद्धिमत्ता है जो दुनिया के कई स्पेस मिशंस में अहम भूमिका निभा चुकी है। भारत ने खुद में स्पेस रक्षा, एरोनॉटिक्स और सैटेलाइट्स के क्षेत्र में कई मील के पत्थर खड़े किए हैं। इसरो दुनिया की 6 टॉप सरकारी स्पेस एजेंसीज में से है, जिसने 50 साल में कई रिकॉर्ड कायम किए हैं। साल 2020-21 के बजट में भारत सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए हैं। आखिर सैटेलाइट व्यवस्था पर कृषि से लेकर संचार, मिलिट्री से लेकर बैंकिंग तक हर जरूरत निर्भर करती है। दूसरी तरफ पर्यावरण मंत्रालय को 2020-21 में 3100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य, सैनिटेशन, कृषि, जानवरों, पानी और जमीन की बीमारियां रोकने जैसी कई भूमिकाएं शामिल है। डॉक्टर रामकरण का कहना है कि पर्यावरण के लिए दिया गया बजट काफी कम है। भविष्य के एक्शन के लिए फ्रेमवर्क बनाने और पर्यावरण संरक्षण, मॉनिटरिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को ज्यादा फंडिंग देने की जरूरत है। उनका कहना है कि रिसर्च के साथ साथ साइंटिफिक और टेक्निकल इनोवेशन पर्यावरण को बचाने और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए अहम है। इसके जरिए जलवायु परिवर्तन का सामना करने से लेकर प्रदूषण मिटाने और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने में मदद मिलेगी। डॉक्टर गौरव और डॉक्टर रामकरण दोनों इस बात पर सहमत हैं कि सरकार और वैज्ञानिकों के अलावा धरती को बचाने का जिम्मा आता है आम लोगों पर, जो इस इकोसिस्टम की सबसे अहम कड़ी हैं। चिंता और सवालों के साथ साथ अपनी भूमिका भी हर एक को निभानी होगी। अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करने होंगे, तभी धरती और उसके इकोसिस्टम को बचाया जा सकेगा। स्पेस रिसर्च के लिए स्पेशलाइज्ड रिसर्चर्स और वैज्ञानिक ही काम करते हैं, लेकिन पर्यावरण को बचाने के लिए आम इंसान अपने घर पर प्लास्टिक या नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल्स इस्तेमाल ना करने जैसे कदम से ही शुरुआत कर सकता है। सरकारें पेड़ कटने से रोकें तो साथ में लोग और ज्यादा पेड़ लगाते चलें। वैज्ञानिक खेती के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स से बचने के तरीके खोजें तो लोग जागरूकता दिखाते हुए बेहतर विकल्पों को भी चुनें। पेरिस जैसे समझौते सरकारें और वैज्ञानिक मिलकर कर सकते हैं, लेकिन बिजली की खपत कम करना, कोयले का कम इस्तेमाल करना, गाड़ियों में पेट्रोल डीजल फूंकने की जगह कार पूलिंग करना और ऐसे छोटे छोटे तरीकों से लोग धरती के पर्यावरण को बचा सकते हैं। अगर आम लोग अपनी भूमिका समझकर निभाने लगे तो वैज्ञानिक जीवन के लिए धरती के विकल्प ढूंढने की जगह इसी नीले ग्रह पर जीवन को और ज्यादा सुखद बना सकते हैं।